मैं आंखों में हैरानी लिए अपनी बहन की बातें सुन रही थी, जो इस वक्त मुझे अपनी वह हकीकत बता रही थी जिसकी वजह से वह पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के घर गुजारा। मेरी दीदी और मेरे जीजा दोनों ही काले थे और इस तरह उनके सब बच्चे भी काली रंगत वाले थे। लेकिन फिर आखिर में मेरी दीदी की बेटी हुई, जो अपने बहन भाइयों से बिल्कुल अलग थी। वह सफ़ेद रंग की गुड़िया लगती थी, जो पूरे घर से अलग थी। पूरे गांव वालों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी दीदी और जीजा किसी मंदिर से बच्ची को उठा लाए हैं। मेरी दीदी और जीजा ने सारी जिंदगी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस यही कहा कि हमारी बेटी है। मगर उन्होंने अपनी इस बच्ची को बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा लाड प्यार से पाला। इसके पास कपड़े भी बाकी बच्चों से अलग होते थे। मेरी बहन उससे घर के काम भी नहीं करवाती थी, जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल रखती है। अगर वो बच्ची मिट्टी में भी खेलती तो मेरी बहन उसे गोद में उठा लेती और सारा दिन मेरी दीदी उसे गोद में उठा उठा के घूमती। अक्सर अपनी बच्ची को लेकर हवेली में भी जाती रहती थी, जहां मेरी दीदी काम करती थी, जबकि वहां और बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे वह बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं भी शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ देखी कि मेरी दीदी बिना किसी वजह की जोर जोर से रो रही थी, जैसे उनका अपना कोई मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा, मगर वह कुछ भी बताने से इनकार करती रही। दीदी का रोना मेरे जहन में कई सवालों को जगह दे रहा था। इसी दौरान मैंने एक और चीज़ देखी। मेरी दीदी अब अपनी बेटी से काफ़ी खींची खींची रहने लगी थी। वह बच्ची जिसका नाम खुशी था, अब बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के बाद उसके और भी रंग रूप निखर आए थे। उसे देखने वाला उसे दोबारा देखने की इच्छा जरूर करता था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि यह मेरी दीदी की बेटी है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर गया था और एक दिन गांव में शोर मच गया कि मेरी बहन की वह गोरी चिट्टी बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव थू थू कर रहा था। सब कह रहे थे, आज वही मुंह काला करके भाग गई जिसको सबसे ज्यादा लाड प्यार से पाला था। मैं भी यह बात सुनकर दौड़ी दौड़ी अपने दीदी के घर गई थी, जहां पर वह जोर जोर से रो रही थी और अपनी बेटी खुशी को याद कर रही थी। मेरे जीजा भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे, लेकिन मैंने गौर की थी कि मेरी दीदी और जीजा दोनों के ही रंग उड़े हुए थे। कुछ तो ऐसा हुआ जिसे वह छुपा रहे हैं। आंखों आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे और इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं सारा दिन सोचती रही कि मैं दीदी से यह बात जरूर पूछूंगी कि यह सब माजरा क्या है। दिन में तो कोई ना कोई आता रहा। मैंने सोचा रात में ही दीदी से बात करूंगी। फिर शाम के साए ढलने लगे और जैसे ही मैं उनसे पूछने लगी थी कि तभी मेरे पति आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था। मैंने सोचा कि 1-2 दिन में आकर पूछूंगी और मैं अपने पति के साथ चली गई थी। मगर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि मेरी सास इस दुनिया से चली गई। काफी दिन से एक बीमारी में मुब्तला थी और उसी के साथ इस दुनिया से चली गई। हम लोग अपने सास की अंतिम क्रियाकर्म में लगे रहे। एक तो मेरी माँ जैसी सास मुझे छोड़कर चली गई थी और दूसरी तरफ पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। इसलिए ये दीदी वाली बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई कि मुझे अपनी दीदी से कुछ पूछना था खुशी के बारे में। दीदी कभी कभी मेरे पास मुझसे मिलने आया करती थी। मैंने महसूस किया था कि दीदी काफ़ी परेशान सी है और मेरे जीजा भी खामोश खामोश रहने लगे थे और अक्सर रात होते ही दोनों कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते थे। मेरी बहन के बच्चों ने अपने माता पिता के बारे में कुछ बातें मुझे बता रखी थीं कि मम्मी पापा रात होते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब मेरे शक ने दोबारा अंगड़ाई ली थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी दीदी कुछ तो गलत कर रही है, शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा होगा। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा शक भी बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि खुशी वापस आ गई। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ जो आदमी था, उसे देखकर हम सब दंग रह गए। यह तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक है, जिन पर उस गांव की सब लड़कियां मरती थीं। जब वह गांव की गलियों से गुजरते तो उन्हें देखकर गांव की आधी लड़कियां अपना दिल थाम कर रह जाती थीं। वह बेहद खूबसूरत, ऊंचा लंबा कद और सफ़ेद रंगत का मालिक था। गांव की सारी लड़कियों के दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात जो हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर इस तरह भागकर ही शादी क्यों करी खुशी से। वह तो इतने बड़े घर का लड़का था।
अगर वह एक बार भी अपना रिश्ता भेज देता तो मेरी दीदी और जीजा खुशी की शादी उसके साथ कर देते। जैसे ही मेरी दीदी ने खुशी को छोटे मालिक के साथ देखा तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी और बोली, हाय खुशी, ये तूने क्या गजब कर दिया। तुझे पूरे संसार में एक यही मिला था। दीदी जो खुशी को देखकर थोड़ी खुशी हुई थी, अब छोटे मालिक को उसके साथ देखकर उनकी हालत बिगड़ने लगी थी और इसी तरह रोते रोते वह जमीन पर गिर गई थी। दीदी के गिरते ही खुशी आगे आई और दीदी को थामना चाहा, लेकिन मेरे जीजा ने मना कर दिया और खुशी को वहां से जाने के लिए कहा। सारा गांव आंखें फाड़कर ये मंजर देख रहा था कि देखो जरा उनकी हिम्मत। खुद तो जज जुजाई से निजस सारी जिंदगी जिस हवेली में काम किया और उसका नमक खाया, उसी के साथ शादी होने पर कैसे तड़प तड़प कर रो रहे हैं। जीजा ने खुशी का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल दिया। खुशी रोती हुई घर से चली गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जिन्हें देखकर एक लम्हे को मेरा दिल भी पिघल गया था। दूसरे ही पल मेरी दीदी की हालत मेरी नज़रों के सामने घूम गई। मेरी दीदी की जो हालत हुई थी वह सिर्फ खुशी की वजह से ही हुई थी। दीदी को काफ़ी देर तक होश नहीं आया था। शाम हो रही थी कि तभी दीदी ने आंखें खोली और पहला सवाल यही किया, खुशी कहाँ है। दीदी के सवाल का जवाब जीजा जी ने दिया था। उन्होंने बताया कि वह खुशी को घर से निकाल चुके हैं, जिस पर दीदी ने शिकायती नज़रों से जीजा जी को देखा था और फिर दीदी जोर जोर से रोने लगी और बार बार यही कहे जा रही थी, हमसे गुनाह हो गया खुशी के पापा, हम लोग कुछ भी ना कर सके, हमसे गुनाह हो गया, बल्कि गुनाह नहीं, यह तो गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। और यही सब कहते कहते दीदी फिर से बेहोश हो गई थी, लेकिन मेरा दिमाग तो दीदी के बातों में ही उलझा हुआ था। आखिर दीदी से ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया जिस पर वह इस तरह रो रही हैं और बार बार बेहोश हो रही हैं। मैं उस रात अपने पति से इजाज़त लेकर वहीं रह गई ताकि अपनी दीदी से सारी हकीकत जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि दीदी हम सबसे कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। गांव वाले काफ़ी देर तक आकर दीदी का हाल चाल पूछते रहे और सबने यही कहा कि इतना बड़ा घर है लड़के का, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा दामाद मिल रहा है। सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम हो कि रोकर सब कुछ किरकिरा कर रही हो। लोगों की बातें सुनकर दीदी फिर रोने लगती थी और अपने सर पर जोर जोर से हाथ मारने लगती थी। दीदी की हालत को देखते हुए मैंने फिर किसी को आने नहीं दिया। जो भी आता मैं उसे यही कह देती कि दीदी सो रही है और दीदी के पास बैठे अपने बचपन की और मम्मी पापा की बातें करती रही। हम दोनों बहनों ने सारा दिन काफ़ी बातें की। मैंने दीदी के पास बैठकर खाना बनाया। रात होते ही दीदी सबसे पहले लेट गई थी और मैं उसे सोता देखती रही। रात को ना जाने कौन सा पहर था कि मैंने दीदी को उनकी चारपाई से उठते हुए देखा। पता नहीं दीदी अपनी चारपाई से उठकर कहाँ जा रही थी। मैं अपनी आंखें बंद किए लेटी रही। मैं बस यह देखना चाहती थी कि वह कहाँ जा रही है और क्या करती है। दीदी को जब विश्वास हो गया कि मैं सो गई हूं, तो वह कमरे में मौजूद संदूक के पास बैठ गई और अपने पल्लू के साथ लगी चाबी से उसे खोलने लगी। मुझे एकदम से याद आया कि दीदी ने कभी भी इस संदूक को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। मैं अब उठकर बैठ गई थी, लेकिन दीदी का ध्यान अब भी मुझ पर नहीं था। वह मेरी तरफ से पीठ किए हुए बैठी थी। दूसरी तरफ संदूक से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि दीदी संदूक में ज़रूर अपनी गहने रखती होंगी, इसलिए दीदी किसी को भी संदूक को छूने नहीं देती। मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि आखिर संदूक में ऐसा क्या है जो दीदी उसे हाथ नहीं लगाने देती थी। इसी तरह मैं चुपचाप लेटी रही और देख रही थी आखिर संदूक से क्या निकालती है। दीदी ने एक एक करके संदूक से सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दी और मैं देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले दीदी ने कुछ कपड़े निकाले थे जो बहुत ही छोटी ससे बच्चे की थी। उसके बाद कपड़ों का साइज बड़ा होता गया। वह सब लड़कियों के ही कपड़े थे। उसके बाद दीदी ने खिलौने निकालना शुरू किए। कुछ प्लास्टिक के तो कुछ मिट्टी के थे। उसके बाद तस्वीरों की बारी आई। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया, ये सारे कपड़े तो बचपन में खुशी पहनती थी और कुछ खिलौने भी थे, लेकिन मैंने कुछ खिलौने कभी भी खुशी के पास नहीं देखे थे। इसके बाद दीदी ने तस्वीरें देखनी शुरू की। शुरू में जो तस्वीरें थीं वह भी खुशी की थीं, लेकिन उसके बाद तस्वीरों में एक और अस्तित्व जुड़ गया था। मैं इतनी दूर भी नहीं बैठी थी कि देख ना सकूं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे अस्तित्व को पहचान नहीं पा रही थी।
लेकिन फिर भी वह दूसरा अस्तित्व किसी बच्ची का ही था। लेकिन मेरी पहचान में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरी बच्ची कौन है। लेकिन मेरी दीदी और जीजा से काफी मेल खा रही थी। उसका रंग भी वैसा ही सांवला सलोना था जैसा कि दीदी और बाकी बच्चों का था। दीदी ने अपने गले से अपना दुपट्टा उतारा और वहीं जमीन पर फैला लिया और सारा सामान उस दुपट्टे के ऊपर रखना शुरू किया। साथ साथ में वह चीजों को चुमते भी जाती थी और रोती भी जाती थी। फिर दीदी ने उस सारे सामान की एक गठरी बनाई और उठकर जैसे ही मेरी तरफ पलटी, मैं जल्दी से लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि दीदी कहाँ जाएंगी। दीदी ने वो गठरी उठाई और आंगन से होती हुई गेट के पास आ गई। दीदी ने उसे जमीन पर रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। इससे पहले कि वह सारे सामान को आग लगाती, मैं फौरन आगे बढ़ी और दीदी का हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर दीदी के चेहरे की हवायां उड़ चुकी थीं। मैंने कुछ चीजें उठाई और दीदी को लेकर अंदर आ गई। दीदी को चारपाई पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। दीदी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी, जैसे उनका कोई राज पकड़ा गया हो। मैंने उठकर एक बार फिर बाहर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। जब सुकून हो गए कि सब सो रहे हैं, तो मैंने अपनी बहन से सवाल किया, जो काफी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने अपनी दीदी से कहा, दीदी, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ दिनों से आपका रवैया मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ तो ऐसे बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। इतना तो मैं समझ गई हूं कि जो भी आप मुझसे छुपा रही हैं, वह बात खुशी से जुड़ी हुई है। प्लीज दीदी, मुझे सब कुछ बताओ। आपकी हालत भी कुछ दिनों से अजीब हो रही है। कभी एकदम से रोने लगती हो और कभी खामोश हो जाती हो और कभी बेहोश हो जाती हो। और अब पहले वह सब चीजें देखी, उन्हें देख देख कर रोई और अब आग लगाने के लिए ले जा रही थी। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। मैंने दीदी से यह भी कहा कि मुझे आपका यह सब करना शक में डाल रहा है। मेरा इतना कहना था कि दीदी ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने दीदी को चुप कराया और कहा, दीदी, यह रोने का समय नहीं है, प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। हो सकता है अगर आप मुझे सब कुछ बता दें तो आपके मन का बोझ भी कुछ हल्का हो जाए। मेरी बात सुनकर दीदी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह सब तुम्हारे दिमाग की गलतफहमी है। मगर मुझे दीदी की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई मालूम नहीं हो रही है। और मैंने अपनी बात एक बार फिर से दोहराई, लेकिन वह सच बताने से इनकार करती। मैंने अपनी दीदी से कहा कि शायद आप खुशी के सफेद रंग की वजह से खुशी को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। आपके बाकी बच्चे जरा सी भी गलती कर देते थे तो आपने उन्हें कितना पिटती थी। दीदी, इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? क्या आप अपने और बच्चों से प्यार नहीं करती थी? क्या आपका प्यार सिर्फ खुशी के लिए था? आप कैसी माँ हैं दीदी? अपने ही बच्चों में फर्क करती थी, बच्चे चाहे काले हो या गोरे। माँ बाप के लिए वह बराबर मोहब्बत के हकदार होते हैं। आपने अपने सब बच्चों को बराबर का प्यार नहीं दिया है, उनके साथ भेदभाव किया है। मेरी बातों पर दीदी की आंखें भर गई थीं और फिर धीरे धीरे दीदी ने मेरे सामने सच के पर्दे खोलना शुरू किए। एक ऐसा राज बताया जो आज तक सबसे छुपी हुई थी। दीदी जैसे जैसे राज से पर्दा उठा रही थी, वैसे वैसे मेरा मुंह खुलता जा रहा था। दीदी ने बताया कि 18 साल पहले मैं उम्मीद से थी और उन दिनों हम लोग बड़ी हवेली वालों के लिए काम करते थे। मालकिन के घर पर भी औलाद होने वाली थी। उनका पहला बेटा उस वक्त 4 साल का था, जिसका नाम प्रताप था। मुझे याद है एक बार प्रताप ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे एक छोटी सी बहन चाहिए। छोटे से बच्चे का अंदाज इतना प्यारा था कि मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया था। लेकिन मालकिन यह सुनकर रोने लगी थी। वह काफी देर तक रोती रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या बड़े लोगों को भी अपने लड़कियों के नसीबों से डर लगता है? बड़े लोगों को भी बेटी नहीं चाहिए होती है, उन्हें भी बस बेटे ही चाहिए। बेटा बेटी में तो फर्क शायद गरीब लोग करते हैं, क्योंकि बेटी की शादी के लिए उनके पास ढेर सारा दहेज नहीं होता। आखिर बड़े लोगों को बेटा और बेटी से क्या मतलब? वह तो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से ढेर सारा दहेज देकर कर सकते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और फिर मेरी डिलीवरी का टाइम हो गया और फिर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी रात मालकिन ने भी एक बच्ची को जन्म दिया था। हर तरह से मुबारकबाद का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन मालिक और मालकिन के चेहरे पर मुझे परेशानी के साए दिखाई दिए थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्यों इतना दुखी है। हम लोग गरीब हैं, फिर भी बेटी की पैदाइश पर खुश है। यह लोग तो इतनी धन दौलत वाले हैं और उनके घर यह पहली बेटी है, फिर भी यह दुखी क्यों है? मैंने सोचा कि मैं मालकिन से इस बारे में जरूर बात करूंगी और मैं सो गई।
2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, मगर अपनी बच्ची उठाते हुए वहां चली गई। मैं यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। मेरी बेटी ने भी इसी घर में जन्म लिया था, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में जाना नहीं हुआ था। आज पहली बार मालकिन के कमरे में कदम रखी थी तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। ऐसी शान शौकत तो राजा महाराजाओं के घरों में होती होगी, जैसी मालकिन के कमरे में थी। तभी मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी जहां बेशुमार जेवरात पड़े थे, जैसे किसी शाही सल्तनत का खजाना हो। मैं वो सब देखकर हैरान हो गई थी, साथ ही साथ डर भी रही थी। मालकिन ने यह सारा खजाना बाहर क्यों निकाला है? कहीं इसमें से कुछ और चोरी तो नहीं हो गया, और जिसका इल्जाम मुझ पर आ गया हो। फिर भी मेरी आंखें अब भी सोने के ढेर पर थीं, जिसकी रोशनी से मेरी आंखें जगमगा गई थीं। मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठने को कहा। अपनी मालकिन की मैं नौकरानी थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मालकिन ने मुझे कंधों से उठाया और बिस्तर पर बिठा लिया और कहा, सावित्री, तुम मुझे अपनी औलाद दे दो, अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दो। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूं, मेरी तरफ से कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अचानक मेरी पकड़ मेरी गोद में चिपकी हुई मेरी बच्ची पर मजबूत हो गई थी। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह मेरे सीने से चिपकी अंगूठा चूसने में मग्न थी। मैंने घबराते हुए कहा कि मालकिन, आपकी तो खुद एक बच्ची है, फिर मेरी ये काली कलूटी बची कि आपको क्या जरूरत पड़ गई? मेरी बात सुनकर मालकिन फूट फूट कर रोने लगे, मानो जैसी मैंने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। रोते रोते कहने लगी, सावित्री, मजबूरियां किसी इंसान को नहीं देखती। मजबूरियां नहीं देखती कि बेटियां कैसे पाली जाती हैं। मालकिन की आंखों में मुझे दर्द नजर आया था। मेरी हैरत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मालकिन फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, सावित्री, मुझसे मेरी बेटी लेकर अपनी बेटी मुझे दे दो। मालकिन मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। इससे पहले मैं कुछ कहती, मालकिन मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर मुझसे भीख मांगने लगी कि प्लीज सावित्री, अपनी बेटी मुझे दे दो। इतने बड़े महल की मालकिन मेरे पैरों में बैठी हुई थी। यह सोचकर ही मेरे पैर कांपने लगे थे। मैंने जल्दी से मालकिन को उठाया, उन्हें बेड पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को कैसे दिलासा दूं। मालकिन थोड़ी शांत हुई तो फिर से कहने लगी, सावित्री, मैं तुम्हारी बेटी की शादी किसी जागीरदार घराने में करूंगी कि सब लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं तुम्हारे बेटों को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजूंगी। तुम चाहो तो मेरे सारे जेवरात अपने पास रख लो, बस अपनी बेटी से मेरी बेटी बदल लो। एक बार फिर से मेरी मालकिन की तिर वहीं आकर टूटी थी। मैंने फिर से मालकिन से पूछा, मालकिन, आखिर कोई तो वजह होगी। आप अपनी इतनी सुंदर बेटी को मेरी काली बेटी से क्यों बदलना चाहती हैं? और फिर बिना किसी वजह के मेरा पति तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? फिर मालकिन ने बताना शुरू किया। उनकी आंखों में दर्द उतर आया था। मालकिन ने बताना शुरू किया कि कभी कभी माँ बाप के गुनाहों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, और ऐसे ही मेरी बच्ची अपने बाप के एक ऐसे जुर्म की भेंट चढ़ने वाली है जो इसके बाप से अनजाने में हुआ था। उस दिन मैं और तुम्हारे मालिक एक शादी के फंक्शन से घर वापस लौट रहे थे। बहुत ज्यादा अंधेरा था, हर तरह धुंध छाई हुई थी। इतना अंधेरा था कि कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी पता नहीं एक लड़की अचानक से कैसे हमारी गाड़ी के सामने आ गई। वह चौधरियों की बेटी थी। देखते ही देखते वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसे देखते ही किसी अप्सरा का गुमान होता था। चौधरी ने सुबह हमें पंचायत में बुलाया। पंचायत बैठाई गई। पूरा गांव पंचायत में जमा था। चौधरी अपनी बेटी के खूनी को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और भला माफ कर भी कैसे देता। 3 नस्लों के बाद यह पहली बेटी उनके खानदान में थी। पूरे खानदान की आंखों का तारा थी वह बेटी। लेकिन जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। लेकिन यह भी सच था कि जो कुछ हुआ था वह अनजाने में हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ था। और फिर पंचायत ने एक अजीब ही फैसला सुना दिया। पंचायत का फैसला था, इस परिवार में जब भी कभी बेटी का जन्म होगा और वह बेटी जब 18 साल की होगी तो उस बेटी को चौधरी को दे दिया जाएगा। चौधरी उस बेटी के साथ अपने किसी भी लड़के की शादी करके उसे अपने घर ले जाएगा। आगे चौधरी की मर्जी होगी, उसे अपनी बहू बनाए या अपने घर की नौकरानी बनाए या फिर अपनी बेटी की मौत का बदला ले।
लेकिन शर्त यह है कि वह बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, जैसे कि चौधरी की बेटी थी। और सावित्री, जैसा कि तुम देख रही हो, हमारी यह बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी हो। यह कहकर मालकिन ने अपनी बेटी मेरे सामने रख दी। मैंने एक नज़र मालकिन की बेटी को देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे चांद का टुकड़ा हो। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। मैं समझ गई थी कि मालकिन अपनी बेटी मेरी बेटी से क्यों बदलना चाहती है। मेरी बेटी का रंग सांवला था और नाक नक्श भी आम से थे। मैं सोच में पड़ गई। एक फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था। मेरे बेटों का फ्यूचर बन सकता था। मेरी बेटी की जिंदगी भी संवर सकती थी। मुझे बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा ऐसो आराम मिल सकता था जिसकी मैं कभी ख्वाहिश किया करती थी। लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे ही किसी को कैसे सौंप देती? बच्चा काला हो या गोरा, अपने माँ बाप की जान होता है। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने बच्चियां बदलने की अनुमति अपनी मालकिन को दे दी। मेरी बात सुनकर मालकिन का चेहरा खुशी से ऐसे खिल गया था मानो उन्हें दुनिया जहान का खजाना मिल गई हो। मालकिन ने झट से मेरी बच्ची अपनी गोद में उठा ली और अपनी बच्ची मेरी गोद में दे दी। मेरी बच्ची को गोद में उठाते ही मालकिन ने मेरी बच्ची को बेतहाशा प्यार किया था, जबकि मैं तो उस गोरी चिट्टी खूबसूरत कांच की गुड़िया को प्यार करते हुए भी डर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्यार करने से कहीं वह मैली ना हो जाए। मालकिन ने अपनी बेटी मेरी गोद में देने के साथ साथ मेरी झोली जेवरात से भर दी थी और खुशी से चहकती हुए आवाज में मुझसे कहा था, सावित्री, तुम रोज अपनी बेटी से मिलने आ सकती हो। मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर जरूर आना। इस तरह हम दोनों अपनी अपनी बेटियों से मिल लेंगे। लेकिन हम इन बच्चियों को नहीं बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जब बच्चियां बड़ी हो जाएगी, इनकी शादियां हो जाएंगी, तब इनको सच्चाई बताएंगे। खैर, मालकिन की इस बात से मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। घर आकर मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारे जीजा को भी मना लिया था। पहले तो वह नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर मान गए। इस तरह एक नाजुक सी शहजादी हमारे घर में पलने लगी और मेरी बेटी महलों की जिंदगी जीने लगी। मैं महल में कभी कभी अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी तो साथ में खुशी को भी ले जाया करती थी। खुशी मालकिन के बड़े बेटे प्रताप के साथ खूब खेलती थी। मैं भी उसे खेलने दिया करती थी कि आखिर दोनों आपस में भाई बहन हैं। उनका रिश्ता है तो एक दूसरे से मोहब्बत होना आम बात है। हवेली से वापसी पर मैं अपनी वाली बेटी यानी रोशनी के कुछ कपड़े और खिलौने ले आया करती थी और उन्हें अपनी बेटी की याद की निशानी के तौर पर रख लिया करती थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच कर ले आई थी। जब अपनी बेटी की बहुत ज्यादा याद आती तो उन्हीं खिलौनों और तस्वीरों को देख लिया करती थी। मैंने खुशी को भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था, बल्कि उससे बढ़कर ही पाला था। खुशी को कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूं। खुशी भी मुझे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। उधर मालकिन ने भी रोशनी को बिल्कुल सगी माँ का प्यार दिया था। दोनों बच्चियां अपने अपने परिवार में खुश थी और फिर बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब खुशी और रोशनी 18 साल की हो गई तो जैसा कि पंचायत ने फैसला सुनाया था, रोशनी को देखने चौधरी वाले आए थे। लेकिन रोशनी को देखते ही उन लोगों ने रोशनी को साथ ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि फैसला तो यह हुआ था कि कोई खूबसूरत सुंदर बेटी ही चौधरी के साथ जाएगी, कोई काली और मामूली नैन नक्श की नहीं। मालिक और मालकिन ने उन लोगों को पैसों के लिए ऑफर किया, अगर आप बेटी नहीं ले जा रहे तो हमारी तरफ से सौगात में कुछ जेवरात और पैसे ले जाएं। लेकिन उन लोगों ने पैसे और जेवरात लेने से मना कर दिया। मैं भी बहुत हैरान थी कि भला इन लोगों ने जेवरात और पैसे लेने से मना क्यों कर दिया। लेकिन इस बात का जवाब मुझे अगले दिन ही मिल गया। मालकिन की तेज चीख सुनकर मैं अंदर कमरे में भागी थी तो मेरी भी चीख निकल गई, क्योंकि रोशनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उन लोगों ने अपनी बेटी का बदला ले लिया था। बेटी का बदला बेटी से ही लिया, चाहे कैसे भी लिया। उन्होंने अपनी बेटी खोई थी तो हमारी बेटी भी हमारे पास नहीं रहने दी। मैं बेहद रोई थी, चीखें मार मार कर रो रही थी। मालकिन भी रो रही थी। आखिर उन्होंने भी रोशनी को माँ बनकर पाला था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और हम रोशनी के गम से उभर आए। लेकिन फिर हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब खुशी ने कहा कि वह मालकिन के बेटे प्रताप से शादी करना चाहती है। उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने और तुम्हारे जीजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। सच्चाई अभी उजागर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी रोशनी वाले मामले को ज्यादा समय नहीं हुआ था।
अगर चौधरियों को सच्चाई पता लग जाती तो वह हो सकता है खुशी को भी उठाकर ले जाते। मैंने तुम्हारे जीजा ने पूरा जोर लगा दिया। खुशी को समझाने में दोनों बहन भाई आपस में शादी कैसे कर सकते थे? ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। हमारे समझाने पर खुशी नहीं मानी और एक दिन घर से भाग गई। पहले मुझे नहीं पता था कि खुशी प्रताप के साथ ही भागी है, लेकिन जब उसके पति को देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। खुशी ने वही अनर्थ कर दिया था जिसे मैं बचाना चाहती थी। दीदी मुझे सारी सच्चाई बताकर फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे दीदी पर दया आ गई। दीदी ने कितने दुख अकेले ही झेले थे। उसके बाद लोगों की बातें भी सुनी थीं। यह सच था कि मालकिन ने अपना वादा पूरा किया था। दीदी के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था और आगे भी पढ़ाने का पूरा इरादा रखते थे। अब जब प्रताप और खुशी ने शादी कर ली थी, इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने दीदी को समझाया कि आप सारी सच्चाई अपनी मालकिन से कह दें। दीदी ने मेरी बात मान ली और अगली सुबह हम मालकिन की हवेली में पहुंच गए। वह लोग उस समय नाश्ता कर रहे थे। दीदी का सर इस बार झुका हुआ नहीं था। वह आराम से सर उठाकर मालकिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और कहा, मालकिन, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आई हूं और वह यह है कि खुशी ने प्रताप के साथ शादी कर ली है और जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। बहन भाई आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? यह बात आप लोगों को बताना बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं सुबह सुबह चली आई। दीदी की बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दीदी को बहुत हैरत हुई। इतनी बड़ी बात सुनकर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मालकिन बोली, मुझे पता है सावित्री की खुशी और प्रताप ने शादी कर ली है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई और बताती हूँ। प्रताप मेरा अपना बेटा नहीं है। वह तुम्हारे मालिक के दोस्त का बेटा है। तुम्हारे मालिक के दोस्त और उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दोनों पति पत्नी ने मौके पर ही दाम तोड़ दिया था, लेकिन प्रताप बच गया था। उसी समय से तुम्हारे मालिक ने प्रताप को अपना बेटा मान लिया और उसे अपने घर ले आए। मैं भी प्रताप से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपने बेटे की तरह ही रखती थी। और मुझे पता है कि खुशी और प्रताप ने शादी कर ली है। मैंने खुशी खुशी इस शादी को स्वीकार भी कर लिया है। इस तरह मेरी बेटी भी हमेशा अब मेरे पास ही रहेगी। मालकिन के चेहरे पर खुशी के जो रंग थे उनको बयान करना मुश्किल था। दीदी हैरत से आंखें फाड़े मालकिन को देख रही थीं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी का सब कुछ छीन गया हो। मालकिन ने उठकर मेरी दीदी के पैरों को छुआ था और कहा था, सावित्री, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ है, लेकिन मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूंगी कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दीदी के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। चुपचाप बिना कुछ कहे हवेली से बाहर आ गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आसमान की तरफ देखते हुए दीदी के मुंह से एक ही बात निकली थी, मेरे लालच की वजह से भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। लेकिन मुझे लगता है आज इतिहास फिर से दोहराया गया था। गरीबों के हिस्से में जिल्लत, बदनामी, अकेलापन और दर्द आया था। अमीर तो इस बार भी जीत गए थे। मेरी दीदी ने अपनी बेटी भी खो दी। पूरे गांव की बातें सुनी, बदनामी भी उठाई कि बेटी ने भागकर शादी कर ली। दीदी चुपचाप वहां से उठ आई थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू साफ देख लिए थे। मैं रास्ते भर सोचती रही, खुशियों पर सिर्फ अमीरों का अधिकार होता है, क्या गरीबों का खुशियों पर कोई अधिकार नहीं होता? दोस्तों, इस कहानी में गलत कौन था, सावित्री या फिर सावित्री की मालकिन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब